हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास 10th यूनिट 1 इकाई 1 संसाधन और विकास भाग 3 संसाधन प्रबंधन। हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को नियोजित कर इसका प्रबंधन करना होगा, जिससे वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो और भविष्य के लिए संरक्षित भी किया जा सके और पारिस्थितिकीय अर्थात इकोलॉजी संतुलन बना रहे। इसके लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है वैकल्पिक संसाधनों का जो भी हमारे पास संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं, उनका हम नियोजित उपयोग करें। यदि हम इसका नियोजित उपयोग नहीं करेंगे तो यह संसाधन शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन्हें इस प्रकार संयोजित किया जाए, इस प्रकार उपयोग किया जाए जिससे कि पारिस्थितिकीय उपयोग अर्थात इकोलॉजी का संतुलन बना रहे और भविष्य के लिए इसका उपयोग भी हम कर सके। इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं जो इस प्रकार है। पहला, वैकल्पिक संसाधनों पर जोर। जिन संसाधनों से प्रदूषण अधिक होता है उनके वैकल्पिक संसाधनों पर जोर दिया जाना चाहिए। जैसे जहाँ जहाँ संभव हो कोयले का उपयोग न करके प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। लंबे समय के लिए ऊर्जा के स्रोत हेतु ऊर्जा एवं सौर ऊर्जा एवं पवन शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रोत्साहन और व्यवस्था बनाए रखने जाने की जरूरत है। कोयला संसाधन जो है वह सीमित है और इस कोयले के संसाधन के उपयोग से प्रदूषण भी होता है। कोयले के धुआं जब हवा में आता है तो उससे वायु प्रदूषित होती है। इसके उपयोग के भंडार जो हैं वह भी सीमित हैं। इसलिए ऐसा उपाय किया जाए कि कोयले के स्थान पर हम प्राकृतिक गैस का उपयोग करें और इस ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलती है, पवन ऊर्जा जो हमें हवा से प्राप्त होती है, इसके संसाधन बढ़ाए जाएं और इसे अधिक से अधिक उपयोग में लाने के लिए प्रौद्योगिकी बढ़ाई जाए और लोगों में प्रोत्साहन भी बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा है संसाधनों का नवीकरण करना। इसे करने के लिए पर्यावरण संबंधित कई नियम और मापदंड बनाए गए हैं। इन नियमों का पालन करना एवं करवाना जरूरी है। संसाधनों का नवीकरण करने के लिए पर्यावरण संबंधी कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना और दूसरों से करवाना भी आवश्यक है। पहला है कचरे को अलग अलग करके पुनर्चक्रण करना। उद्योगों पर अनिवार्य रूप से प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने पर सख्ती। अलग अलग क्षेत्र अनुसार सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना और विशेष प्रदूषक पदार्थों की जांच करना और उन पर कड़ा नियंत्रण रखना, जैसे मरकरी अर्थात पारा, लेड अर्थात सीसा और क्रोमियम आदि। ये ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनके अधिक प्रयोग से वातावरण में और संसाधनों में खराब हो रहे संसाधन जो है वह बिगड़ते जा रहे हैं। कचरे को अलग अलग करके उसका पुनर्चक्रण करना और अनिवार्य रूप से प्रदूषण कारखानों में, उद्योग धंधों में अधिक से अधिक अनिवार्य रूप से ऐसे प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग करना जो कि कम से कम रासायनिक पदार्थों युक्त वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले। ऐसे उपकरणों को लगाने के लिए सरकार की तरफ से उन पर सख्ती की जानी चाहिए और सरकार द्वारा सार्वजनिक वेस्ट ट्रीटमेंट संयंत्र लगाना। सरकार इस प्रकार के ट्रीटमेंट का ऐसे कचरे जो घर से निकलते हैं या हमारे द्वारा बाहर छोड़े जाते हैं, ऐसे कचरों को वेस्ट ट्रीटमेंट द्वारा का संयंत्र लगाना, जिससे कि गैस, बायोगैस या कचरे से अन्य
खाद इत्यादि बनाने का काम हो सके। इसके बाद है संसाधनों का समुचित उपयोग। संसाधनों का समुचित उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? आज जिस प्रकार भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना की होड़ लगी हुई है, इसमें संसाधनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। जिस प्रकार कुछ लोग जरूरत से ज्यादा संसाधनों का उपयोग अपने जीवन यापन के लिए करते हैं, उसी प्रकार सभी मनुष्य करने लगे तो एक पृथ्वी की जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए 4 पृथ्वी की जरूरत पड़ेगी। इस विषय में गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक की लालच की संतुष्टि के लिए अपर्याप्त है। आज के युग जो है बच्चों, भौतिक युग है। हम अपने चारों तरफ अनेक प्रकार के भौतिक उपकरणों से घिरे हुए हैं। कुछ की आवश्यकता हमारे दैनिक जीवन के लिए आवश्यक होती है, जैसे लाइट है, पंखा है, परंतु कुछ ऐसी भी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं हैं जिनकी हमें आवश्यकता न होते हुए भी दूसरों की देखा देखी उसे हम जमा करते लगते हैं, जैसे एसी है, कार है। ऐसे कुछ अनावश्यक वस्तुएं जिनकी हर व्यक्ति को आवश्यकता नहीं पड़ती, परंतु हम दूसरों के देखा देखी इसका उपयोग करते हैं और जमा करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अधिक से अधिक लोग अपने पास संसाधन जमा करना चाहेंगे, जो कि हर किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी भी देश के लिए शायद संभव ना हो। गांधी जी ने कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ है, किंतु किसी एक व्यक्ति के लालच की संतुष्टि करने के लिए भी वह अपर्याप्त है। यदि एक व्यक्ति लालच करने लगे तो हम उसके इस लालच को पूरी तरह से पूरा नहीं कर सकते हैं। आगे देखेंगे संसाधन प्रबंधन के नए मौके और चुनौतियां। केस अध्ययन इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। पंजाब और हरीके बांध से यह नहर निकाली गई है। यह थार के मरुस्थल होते हुए पाकिस्तान की सीमा के समांतर प्रवाहित होती है। इसके मुख्य नहरों की लंबाई लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि सभी उप नहरों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र 20 लाख हेक्टेयर है। इसका कमान क्षेत्र कहा जाता है। यह थार मरुस्थल का क्षेत्र है। यहाँ एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाने वाले रेत के टीले पाए जाते हैं। यह मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण वनस्पतियां नगण्य हैं, अतः हवा द्वारा मिट्टी का कटाव अधिक है। गर्मी में यहाँ का तापमान 50 अंश सेल्सियस तक हो जाता है। औसत वार्षिक वर्षा की मात्रा 10 मिलीमीटर से भी कम है। विकास कार्य। इंदिरा गांधी नहर पंजाब के हरीके बांध से निकाली गई है, जो कि सतलज नदी पर से निकाली गई है। यहाँ पर पंजाब में आप जानते हैं अत्यधिक नदियां हैं। पंजाब में 5 नदियां हैं, हम सभी जानते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पानी है उसका उपयोग दूसरे राज्यों में किया जा सके, इसके उद्देश्य के लिए हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर की स्थापना की, जो कि उसकी कुल लंबाई 650 किलोमीटर है और उसकी अन्य नहरों को भी इसमें मिला दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई हो जाती है 9060 किलोमीटर। और इसके द्वारा प्रस्तावित सिंचाई क्षेत्र है 20 लाख हेक्टेयर भूमि, जो कि थार के मरुस्थल राजस्थान में है से निकाला गया है या वहां तक पहुंचाई गई है। यहाँ पर अत्यधिक रेत है, वनस्पतियां नहीं के बराबर हैं और मिट्टी का कटाव अधिक है। यहाँ का तापमान अर्थात थार के मरुस्थल और राजस्थान का तापमान लगभग 50 अंश सेल्सियस है और औसत वर्षा 10 मिलीमीटर से भी कम है। राजस्थान के थार मरुस्थल में वर्ष भर में केवल 8 से 10 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। विकास कार्य।
चरण 1 में कमान क्षेत्र में सिंचाई 1900 से प्रारंभ हुई, जबकि चरण 2 की शुरुआत में 1980 में हुई है। ये नहर मरु क्षेत्र हरा भरा और नम हो गया है, जिसके कारण मिट्टी का कटाव कम हो गया है और वनीकरण व चारागाहों का विकास हुआ। सिंचाई की गहनता का प्रभाव यह है कि इस क्षेत्र में कभी चना, बाजरा और ज्वार की खेती होती थी, परंतु अब यहाँ पर गेहूं, कपास, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। इसके साथ ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी वृद्धि हुई, लेकिन कुछ नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई पड़ने लगे हैं। सघन सिंचाई के कारण और जल की अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव व मृदा लवणता की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इस नहर से राजस्थान में अब हरियाली दिखती है। पहले जहां चना, बाजरा, ज्वार अर्थात ऐसी फसलें जो कि कम पानी में उगती थी की खेती की जाती थी, लेकिन वर्तमान में अब यहाँ पर गेहूं, कपास आदि की भी खेती की जाती है, जिसके लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जहाँ कुछ फायदा हुआ है, जहाँ कुछ लाभ हुआ है इस क्षेत्र को, वहीं कुछ नुकसान भी हुआ है। नकारात्मक प्रभाव भी दिखाई देने लगे हैं, जैसे सघन सिंचाई के कारण, जल अत्यधिक प्रयोग के कारण जल भराव और मृदा लवणता। जल भराव अर्थात पानी भर जाना, और लवणता यानी जमीन में या मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ने लगी है। इस तरह से अगर हम सिंचाई के लिए का साधन उपलब्ध हो हमारे क्षेत्रों में, तो हम अत्यधिक मात्रा में अपने लिए फसल का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की आपका पाठ समाप्त होता है। ओके, बाय।